अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मैट्रिक क्लास के चैप्टर 4 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर का नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है और मेरा मशवरा ये है कि क्लास 8 के 6, 7, 8 के और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी इसे अटेंड करें ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स बेहतर हो सके। अमूमन देखा गया है कि स्कूल्स में सिर्फ एक्सरसाइज करवा दी जाती है और एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी लिखी होती है उसके बारे में बच्चों को बिल्कुल भी इल्म नहीं होता। बहुत सारी गलतफहमियां पैदा होती हैं, वो गलतफहमियां आज दूर करने के लिए हम काम करेंगे इंशाल्लाह। अब आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दरअसल कलेक्शन है कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और फंडामेंटल ऑपरेशंस की। कॉन्स्टेंट्स तो आप जानते हैं नंबर्स होते हैं अमूमन। वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जो चेंज होती रहती हैं, चेंज की जा सकती हैं। और फंडामेंटल ऑपरेशंस का मतलब है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी हैं 3a प्लस 5b। इसमें दो टर्म हैं और इन दोनों टर्म्स में 3a प्लस 5b में 3 कोफिशिएंट है, a वेरिएबल है, इसी तरह 5b कोफिशिएंट है और b वेरिएबल है। सेकंड में आपके पास कोफिशिएंट्स जो हैं 4, -2 और +7 हैं, जबकि वेरिएबल्स आपके पास एक्स स्क्वायर एक ही वेरिएबल है। सेकंड टर्म में ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है। थर्ड में दो वेरिएबल्स हैं और 3 टर्म हैं, जबकि चौथी एग्जांपल में आपको एक ही टर्म दे रखी है लेकिन वो दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है 4a और 3b के दरमियान, ये 12ab है, इसे एक ही टर्म समझा जाता है। बच्चों को बड़ी गलतफहमी होती है, उन्हें इल्म नहीं होता कि एक्सप्रेशन क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है। देखिए, एक्सप्रेशन जो है वो इनकम्प्लीट मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जिसमें टर्म्स और फंडामेंटल ऑपरेशंस इस्तेमाल होते हैं। जैसे 3a प्लस 5b, इसमें दो टर्म है और एक ऑपरेशन साइन है और वो प्लस का है। जबकि इक्वेशन जो है वो कंप्लीट मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जिसमें तीन चीजें हिस्सा लेती हैं, टर्म्स भी, फंडामेंटल ऑपरेशंस भी और इक्वल का साइन भी। तो ये फर्क होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता है जबकि इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है। मिसाल के तौर पर 5x माइनस 3 में दो टर्म हैं और यहाँ पर जो ऑपरेशनल साइन है वो माइनस का है और पहली टर्म जो है 5x, उसमें 5 कोफिशिएंट है और x वेरिएबल है। कोफिशिएंट याद रखिएगा वो नंबर होता है जो वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जबकि 3 जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को एब्सोल्यूट टर्म भी कहते हैं। कांस्टेंट इसलिए कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, उसमें वेरिएबल है। वेरिएबल ऐसे वैल्यूज होती हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसको चेंज किया जा सकता है। इन्हें नॉर्मली एक्स वाई जेड से जाहिर किया जाता है, एल एम एन अल्फाबेट से, इंग्लिश अल्फाबेट से जाहिर किया जाता है और कॉन्स्टेंट्स को अमूमी तौर पर ए बी सी से जाहिर किया जाता है। कांस्टेंट ऐसी टर्म्स होती हैं जिनकी वैल्यू डेफिनेट होती है। जैसे 5 इज अ कांस्टेंट, -7 इज अ कांस्टेंट, 3 इज अ कांस्टेंट। नंबर होते हैं ये वन। कोएफिशिएंट ऐसे नंबर होते हैं जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। टर्म्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जिन्हें प्लस या माइनस के साइन के साथ जोड़ा जाता है यानी या सेपरेट किया जाता है। जैसे 5x माइनस 3 में 5x एक टर्म है और 3 भी एक टर्म है और उनको कनेक्ट किया गया है नेगेटिव साइन से। किसी भी एक्सप्रेशन की वेरिएबल की हायर पावर को डिग्री कहते हैं और ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर हायर हो, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारी टर्म्स में से ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम हो, उस टर्म को लीडिंग टर्म का नाम दिया जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तीन टाइप्स होती हैं। नंबर 1 है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें तमाम कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। याद रखिएगा तमाम कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल नंबर हो सकते हैं। यानी ये नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ये डेसिमल में भी हो सकते हैं, ये होल नंबर्स में से भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है। पोलिनोमियल, पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हों। जैसे यहाँ ये एग्जांपल में आपको दे रखा है ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन। यहाँ पर लास्ट टर्म जो है वो ए एन है और ये कांस्टेंट है, जबकि बकिया तमाम टर्म्स जो हैं
वो कांस्टेंट नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है कोफिशिएंट और वेरिएबल का, और हर टर्म को सेपरेट किया गया है यहाँ पर प्लस के साइन के साथ। सेकंड एक्सप्रेशन है रैशनल। रैशनल का मतलब ही रेशो है, तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रेशो से एक नई एक्सप्रेशन जन्म लेती है, पैदा होती है, जन्म लेती है की बात है, बर्थ होती है, चलो समझ लो। इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। याद रखिएगा कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में वेरिएबल यानी x की पावर पे फिर रिपीट कर रहा हूं, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, डेसिमल नहीं हो सकती, सिर्फ होल नंबर होती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाए तो रैशनल एक्सप्रेशन बन जाती है, और अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में या डेसिमल में हो जाए तो वो इर्रेशनल हो जाती। ज्यादा डिटेल जो है इस चैप्टर में पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस से मुतल्लिक की है। बेटा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्म के लिहाज से एक्सप्रेशन देखी जाती है और दूसरा वेरिएबल की पावर यानी डिग्री के लिहाज से एक्सप्रेशन देखी जाती है, यानी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ टर्म्स। पहले हम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स का जायजा लेते हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन में एक ही टर्म हो, चाहे वो नंबर हो चाहे वेरिएबल के साथ टर्म हो, एक ही टर्म हो, तो ऐसी एक्सप्रेशन को मोनोमियल का नाम दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर 5 इज अ टर्म, एक टर्म है, 3x एक टर्म है, -4x³ एक टर्म है, -3/2x² एक टर्म है। बेटा याद रखिएगा कि यहाँ हमने सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है, वेरिएबल की पावर बिल्कुल नहीं देखनी। सेकंड टाइप है बाइनोमियल, इसमें दो टर्म होती हैं, जैसे 5x - 7 x³ - 5x²। अब आप ज़हन में रखिएगा हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं, अगर दो टर्म हैं तो ये बाइनोमियल है, और अगर तीन टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल है, और अगर तीन से ज्यादा हैं तो ये मल्टीनोमियल है। याद रखिएगा मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल का मतलब एक ही होता है, मल्टी का मतलब भी बहुत ज्यादा, मैनी, और अगर एक्सप्रेशन में एक टर्म है तब भी ये पॉलिनोमियल है, दो टर्म है तब भी ये पॉलिनोमियल है। अब हम सेकंड टाइप को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ टर्म्स। पोलिनोमियल की सेकंड टाइप है जिसमें डिग्री के लिहाज से यानी वेरिएबल की पावर के लिहाज से हम देखते हैं। अगर डिग्री 0 हो यानी वेरिएबल की पावर 0 हो तो हम ऐसी एक्सप्रेशन को कांस्टेंट पोलिनोमियल का नाम देते हैं। जैसे अगर महज 5 लिखा हो तो आप जानते हैं 5 का मतलब है 5x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 5x की पावर 0, यहाँ x की पावर जो है 1 है तो इसको हम 5 ही मानेंगे, 5 इंटू 1 5। इसी तरह सेकंड है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल ऐसी पोलिनोमियल होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। इसमें लाजमी नहीं है कि एक ही वेरिएबल हो, यहाँ दो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3x + 2 में दो टर्म तो हैं, ये बाइनोमियल तो थी टर्म के लिहाज से, लेकिन x की पावर 1 होने की वजह से ये लीनियर पोलिनोमियल हो गई। 50z + 3 में z की पावर 1 है, ये लीनियर पोलिनोमियल है। जबकि 2x + 3y + 4 = 0 ये इक्वेशन है, और इसमें दो वेरिएबल हिस्सा ले रहे हैं, और दोनों वेरिएबल में कौन है? x और y, और दोनों वेरिएबल में x और y की पावर क्या है? 1 है, लिहाजा ये भी लीनियर पोलिनोमियल होगी। लेकिन ये अगर टर्म के लिहाज से देखा जाए तो ये तीन टर्म पर मुश्तमिल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तीसरी टाइप है, ऐसी पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो यानी डिग्री 2 हो। जैसे x² - 4, देखिए दो टर्म है लेकिन आप इसे क्वाड्रेटिक कह रहे हैं। 4x² - 5x + 1 ये भी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 होती है मैक्सिमम। इसके बाद क्यूबिक है, जाहिर है x की पावर 3 वाली। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर 4x³ - 5x + 1 भी क्या है? क्यूबिक है, लेकिन इसमें तीन टर्म लिखी हैं, यानी ये ट्राइनोमियल क्यूबिक एक्सप्रेशन है। अगर किसी एक्सप्रेशन में लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 1 हो जाए, जैसे यहाँ 1 नहीं है, यहाँ लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट जो है 4 है। अगर किसी पोलिनोमियल में लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 1 हो जाए तो उसको मोनिक पोलिनोमियल का नाम दिया जाता है। मोनिक, जिसमें लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 1 होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को दो तरह से लिखा जाता है, और इसको उनका ऑर्डर कहा जाता है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल यानी x की पावर ग्रेजुअली डिक्रीज हो
और आप उसे लिखते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। और अगर वेरिएबल की पावर ग्रेजुअली, रिमाइंडर थ्योरम बड़ा अहम है। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम को समझना बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ फैक्टर थ्योरम का भी आपको इल्म होना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? कहता है व्हेन अ पोलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a, द रिमाइंडर ऑफ दैट डिवीजन विल बी इक्विवेलेंट टू pa। जब किसी पोलिनोमियल को, किसी बड़ी इक्वेशन को किसी छोटी इक्वेशन से, लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको pa कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप फर्ज कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन तो आपको आती है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, सॉरी मैं यहाँ पर a की जगह 2 ले लेता हूँ, माइनस 2x। तो आप साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 6, ऊपर फिर माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास होगा माइनस 3x प्लस 6। देखिए, x माइनस 2 ने एक्स स्क्वायर माइनस 5x को मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दिया है। यहाँ रिमाइंडर जो है वो क्या आया है? 0 आया है। हम इसे एक और तरह से देखते हैं। देखिए, px थी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर मान लें आपके x माइनस, लेट कर लें कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो हमें सपोज करना पड़ेगा कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कहकर x इज इक्वल टू 2, 2 इज अ रूट ऑफ px। हम यहाँ पर x की एक्सप्रेशन में x की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10 होता है, उसमें से 10 निकल जाए तो ये 0 आता है। इसका मतलब है कि 2 जो है वो रूट है इस पोलिनोमियल का और x माइनस 2 इसका फैक्टर है। दूसरे लफ्जों में, अगर किसी पोलिनोमियल px को हम सिंपलीफाई करना चाहते हैं जिसमें a जो है मान लिया जाए कि उसका रूट है, यानी x माइनस a उसका फैक्टर है, और x माइनस a से उस पोलिनोमियल px को डिवाइड कर दिया जाए, तो रिमाइंडर rx जो है वो pa के बराबर हो जाएगा। यानी px जो है dx इंटू qx प्लस rx के बराबर है। dx डिवाइडर है, qx कोशेंट है और rx रिमाइंडर। अब यहाँ याद रखिएगा कि rx की जो डिग्री है वो हमेशा डिवाइडर dx से कम होती है। मैं फिर एग्जांपल एक ले रहा हूँ। आपके पास फर्ज कीजिए, मैं छोटी इक्वेशंस दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है मान लीजिए, और आप इसे x प्लस 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर x आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, साइन चेंज कर दीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 5x प्लस 1, यहाँ माइनस 5 आएगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से तो माइनस 5x माइनस 10, साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसल, तो आपके पास यहाँ रिमाइंडर जो आया है वो 11 आया। अब देखिए, रिमाइंडर rx और डिवाइडर dx दोनों में ताल्लुक देखिएगा, रिमाइंडर की डिग्री 0 है और डिवाइडर की डिग्री 1 है, तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइडर की डिग्री से कम होगी। इसी तरह आप देखिए, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और जो रिजल्ट आए उसमें 11 ऐड कर दें, जैसे आपके पास पोलिनोमियल जो थी वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 थी, अगर हम ये कर लें कि डिवाइडर को मल्टीप्लाई कर दें कोशेंट से और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें, तो ऐसी सूरत में डिवाइडर तो आपके पास x प्लस 2 है, कोशेंट आपके पास x माइनस 5 है और रिमाइंडर 11 है। अगर आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के बराबर होगा। याद रखिएगा कि अगर यहाँ ये रिमाइंडर जो है 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि डिवाइड करने वाला पोलिनोमियल का px का एक फैक्टर है,
दूसरा फैक्टर हमारे पास कोशेंट की शक्ल में यहाँ आ जाता है। ये एडवांटेज है रिमाइंडर थ्योरम का। इसी तरह इसी इक्वेशन में जो पी एक्स इज इक्वल टू मैंने ली है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और इसे डिवाइड किया है, गालबन मैं भूल गया हूं मिटाने की वजह से, x प्लस 2 से डिवाइड किया है, तो x प्लस 2 को मान लेते हैं कि ये फैक्टर है, हालांकि फैक्टर नहीं है, तो -2 जो है वो रूट होगा px का। x की जगह हम -2 रखेंगे तो ये हमारे पास -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 प्लस 1 आया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 1, इस तरह 11 रिमाइंडर बचा। ये शॉर्ट मेथड है। एक मेथड है डिवाइड करके रिमाइंडर लेने का और एक मेथड है फैक्टर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर लेने का। आप इसे रिमाइंडर थ्योरम भी कह सकते हैं। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में मामूली सा फर्क है। रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर आता है और फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर 0 होता है। इसके अलावा भी चूंकि मैं मैट्रिक लेवल पर ये आपको समझा रहा हूँ, इसलिए बहुत ही बुनियादी चीजें हैं जो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कंसेप्चुअली बहुत ही लो लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई बड़ी क्लास का तालिब इल्म इसे अटेंड कर रहा है तो उसे अजीब सा लगेगा, लेकिन मुझे अपने बच्चे अजीज हैं और मुझे उनके कॉन्सेप्ट्स उस लिहाज से बनाने हैं। यहाँ दो कंक्लूजन्स निकलते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो डिवाइड करने वाला डिवाइड होने वाले px का फैक्टर होगा। नंबर 2 है tx इज इक्वल टू x माइनस ए, मान लिया फैक्टर है px का, तो x माइनस ए को 0 मान लीजिए, x इज इक्वल टू ए, x की वैल्यू a आएगी तो हम कहेंगे कि a इज अ रूट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन। तो दो रिजल्ट हमारे पास आते हैं। एक तो ये है कि रिमाइंडर 0 हो तो डिवाइड करने वाले को पोलिनोमियल का फैक्टर मान लिया जाता है। दूसरा, डिवाइड करने वाला अगर फैक्टर है पोलिनोमियल का तो फिर हमें रूट निकालने में बड़ी आसानी हो जाती। रूट्स एंड फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यूज को रूट्स कहा जाता है, और अगर पोलिनोमियल किसी लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड हो जाए मुकम्मल तौर पर तो डिवाइड करने वाले को फैक्टर का नाम दिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, मैं वही एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप जानते हैं इसे x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ x आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हुआ, साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, -2x प्लस 6, ऊपर -2 आया तो -2x प्लस 6, साइन चेंज कर देंगे, हमारे पास रिमाइंडर बिल्कुल 0 है। यहाँ दो नतीजे निकले, डिवाइड करने वाला और कोशेंट दोनों ही इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2। एक तो नतीजा ये निकला। दूसरा नतीजा है x माइनस 3 से डिवाइड हुआ है तो x माइनस 2 से भी इजीली डिवाइड हो जाएगा। अगर x माइनस 3 से डिवाइड हुआ है तो कोशेंट x माइनस 2 आया, और अगर x माइनस 2 से डिवाइड हुआ है तो कोशेंट x माइनस 3 आएगा। अब याद रखिएगा यहाँ दो फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के हैं ही दो फैक्टर। जितनी पावर होती है वेरिएबल की उतने फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह जितनी पावर होती है वेरिएबल की, x की उतनी ही वैल्यूज निकलती हैं और x की इन वैल्यूज को आप रूट्स का नाम देते हैं। अगर आपको चेक करना हो कि x माइनस 3 वाकई फैक्टर है तो फिर आप फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। फिर आपके पास जो ये पोलिनोमियल ऑफ x है, इसमें x की जगह आप 3 पुट करेंगे। अगर आंसर आपका 0 आ जाता है तो इस आंसर को रिमाइंडर कहते हैं। इस तरह सेटिस्फाई हो जाता है कि x माइनस 3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है और 3 इस पोलिनोमियल का रूट। आगे बढ़ते हैं। देखें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर चूंकि बहुत लो लेवल 6, 7, 8 और 10 के स्टूडेंट्स की बेस पर काम कर रहा हूँ, और अगर आपने इसे अटेंड कर लिया और आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको जो कंफ्यूजन्स थी, छोटी छोटी कंफ्यूजन्स थी, वो दूर हो जाएंगी। मेरा मशवरा यह है कि इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और उसके बाद मैट्रिक के स्टूडेंट अपने चैप्टर 4 की तमाम एक्सरसाइज को हल करें। देखिए, एडिशन, दो पोलिनोमियल्स को ऐड करना हो या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना हो तो एक चीज याद रखिएगा कि एक जैसे वेरिएबल्स
जिनकी डिग्री सेम होती है उनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y² है और आप इसे ऐड करना चाहते हैं 3x³ माइनस 5xy माइनस 3y³ प्लस 4xy² आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली ब्रैकेट ओपन कर देनी है और आप जानते हैं सेकंड ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, इसलिए अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। ये सवाल हल करवाने का मकसद है ताकि आप ये समझ सकें कि एक जैसे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। x² और ये आपस 3x³ है, ये दोनों डिफरेंट हैं। अब गौर कीजिएगा इस पूरी एक्सप्रेशन में कहीं और x³ नहीं है, तो आपने 3x³ लिख लिया। उसके बाद इस पूरी में x² नहीं है, तो ये x² आपने लिख दिया। इनका कोई आपस में ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ये ऐड हो रहे हैं और ये मुकम्मल तौर पर ऐड हो भी नहीं सकते। इसके बाद आप आइए माइनस 3xy और माइनस 5xy। आप देखिए इन दोनों के वेरिएबल क्या है, x और y हैं और दोनों की डिग्री जो है 1 और 1 है, इसलिए इनके कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में हल हो जाएंगे। -3 और -5 सेम साइन होने की वजह से वैल्यूज ऐड हो जाती हैं और साइन बड़े वाले का होता है, और यहाँ -3 और -5 में बड़े वाला जो है वो -5 है, चुनाचे ऐड करेंगे -8xy हो जाएगा। इसके बाद आप आइएगा y² वाला, तो आपके पास y² वाला यहाँ पर एक ही है प्लस 2y², ये एक। आगे बढ़ते हैं तो आपके पास y³ वाला भी एक ही और 4xy² वाला भी बिल्कुल सिंपली एक। तो यहाँ पर एक जैसे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये दिखाया गया है। तो बेटा अब हम सब्ट्रैक्शन के मिजाज को समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास x² माइनस 3xy, चलिए इसको मैं 5x² माइनस 3xy प्लस 2xy² माइनस 3y² कह देता हूं, और आपने सब्ट्रैक्ट करना है इसमें 2x² प्लस 5xy माइनस 3xy² प्लस 6y²। याद रखिएगा कि पहली ब्रैकेट तो इसी तरह से खुल जाएगी क्योंकि बाहर पॉजिटिव साइन है, साइन ना होने का मतलब बाहर पॉजिटिव साइन है। सेकंड को आप एक्सपेंड करेंगे लेकिन बाहर नेगेटिव साइन होने की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब सेम वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स आपस में प्लस माइनस होंगे, जैसे 5x² में से 2x² माइनस हो रहा है तो 3x² आया, और इसी तरह से -3xy और -5xy देखिए वेरिएबल सेम है तो इनके कोएफिशिएंट्स ऑपरेट होंगे। -3 और -5 सेम साइन होने की वजह से नंबर्स ऐड हो जाएंगे और आंसर का जो साइन होगा वही होगा जो बड़े का, और बड़ा यहाँ पर -5 है तो ये -8xy हो गया। इसके बाद 2xy² और 3xy² देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, इनके कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, 5xy² आ जाएगा, और आखिर में -3y² और -6y² सेम वेरिएबल्स हैं, कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे क्योंकि उनके साइन सेम है तो -9y² हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखिए दो एक्सप्रेशंस को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है, जिसमें बार बार एक एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूं, तो अगर दो ब्रैकेट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है तो आप जानते हैं पहली ब्रैकेट का हर मेंबर दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है। पहली ब्रैकेट के दो मेंबर हैं और ये सेकंड ब्रैकेट से मुकम्मल तौर पर मल्टीप्लाई होंगे। x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो x² माइनस 5x प्लस 6 आपके पास है। बेटा याद रखिएगा छोटी क्लास को पढ़ाने के लिए बड़ा ही पैशन चाहिए, बड़ा ग्रिट चाहिए, बड़ा तहम्मुल, बड़ा सब्र चाहिए। छोटी क्लास के लिहाज से उन्हें जाके पढ़ाना पड़ता है। अब मैट्रिक क्लास में हम सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहे हैं और वो उस अब चूंकि आप मैट्रिक पूरी क्लास कवर कर चुके हो इसलिए आपको ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बल्कि एबनॉर्मल ही लगेगा, बच्चों वाला काम लगेगा, घबराइएगा नहीं, हम यहाँ कुछ सीख रहे हैं। देखिए यहाँ रिजल्ट आपके पास जो है वो ये आया। डिवीजन हम करके देखते हैं, इसी को करके देखेंगे। जैसे मैं बार बार ये एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ सिखाने के लिए, x-2 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं कि ये रिजल्ट आपको क्वोशंट जो देगा वो x-3 ही देगा। तो आप साइन चेंज कर दीजिए, आपके पास -3x प्लस 6 आया,
अब आपने ऊपर -3 करना है, -3x + 6, तो फिर साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। याद रखिएगा, अगर यहाँ रिमाइंडर कुछ ना कुछ होता तो आप कहते हैं कि x-2 ने उसे मुकम्मल डिवाइड नहीं किया, इसलिए x-2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। लिहाजा ये जो x-3 है वो भी फैक्टर नहीं होता, क्योंकि यहाँ अगर रिमाइंडर बचा हुआ हो, ये रिमाइंडर कुछ होता तो वो फैक्टर ना हो। अमूमन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की कोई टर्म हमें फाइंड करना पड़ जाती है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप जानते हैं, ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती है और अमूमी तौर पर इसमें 3 टर्म हुआ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लिखा है x² - 9, तो आप जानते हैं x² के बाद x आना चाहिए था और x के बाद नंबर आना चाहिए था। इसकी एक टर्म मिस है और वो मिडिल टर्म मिस है। मिडिल टर्म फाइंड करने का तरीका यहाँ बहुत सिंपल है कि आप ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म है x², और स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड टर्म लेंगे। सर यहाँ प्लस का साइन देंगे, या माइनस का साइन कभी नहीं हो सकता, याद रखिएगा, कभी माइनस का साइन नहीं होगा, वरना मामला बिल्कुल चेंज हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट है 2x3, तो यहाँ पर जो टर्म मिस हो गई है वो है 6x। इस तरह आप मिडिल टर्म आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने इसे आगे किसी तरह सिंप्लीफाई करना हो तो आप इसमें +6x और -6x करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर मानते हैं। इसी तरह आपको अगर थर्ड टर्म फाइंड करनी हो, मान लीजिए x² + 6x आपके पास है और आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे, सेकंड टर्म 6x है, डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, तो आपके पास 36x² डिवाइडेड बाय 4x²। तो x² से कैंसिल हो गया, 4 9 सा, तो आपके पास यहाँ x² + 6x में अगर 9 ऐड कर दिए जाए तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऐड करने के लिए जरूरी है कि आप माइनस भी करें। आपको याद है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है। आप किसी को कोई चीज दें और ले लें, ये नहीं प्यार भी करें और थप्पड़ भी मार लें। देखिए बेटा, ये अलजेब्रिक फार्मूले हैं और आप जानते हैं इस एक्सरसाइज में से एक सॉलिड क्वेश्चन आता है आइडेंटिटीज की मदद से वैल्यू फाइंड करने का, और वो आइडेंटिटीज की मदद से वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये 12 फार्मूले याद रखने चाहिए। मैंने इन फार्मूलों को 2 सेट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले सेट में स्क्वायर वाले फार्मूले लिखे हैं और दूसरे सेट में क्यूब वाले फार्मूले लिखे हैं। ये फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद हैं और आपको पता है कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। इनको इस्तेमाल करने के लिए आप देखिए, एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है कि आपको दे दिया जाता है कि x + y = 7, xy = चलिए 40 और x² + y² फाइंड कीजिए। तो आप इस डेटा को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि कौन सा फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। तो फार्मूला आपके पास जो होगा यहाँ x + y का होल स्क्वायर = x² + y² + 2xy होगा। मैंने आपको फार्मूले जितने भी दिए थे वो a और b की फॉर्म में, जबकि यहाँ पर a और b का जिक्र नहीं है बल्कि x और y का जिक्र है, चुनांचे हम इसे उसी लिहाज से लिख लेंगे। x + y आपके पास 7 दे रखा है, x² + y² आपने मालूम करना है, प्लस 2xy आपके पास 40 है, तो आप जानते हैं ये 49 = x² + y² +80 लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, 49 - 80, 49 में से 80 निकालिए तो आपके पास x² + y² होता है 31। तमाम फार्मूलों का इस्तेमाल इसी तरह से, और याद रखिएगा हर साल एक सवाल लाजमी आता है इस चैप्टर से, और 2, कभी 1 और एक बार तो 3 MCQs भी आ गए। इस चैप्टर को अगर आपने छोड़ दिया, आपने इसके फार्मूलों को सही तरह से समझ के याद नहीं किया और उनकी प्रैक्टिस नहीं की, तो आपका चैप्टर 5 बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं चैप्टर 5 में फैक्टराइजेशन के जितने भी तरीके हैं उन्हें एक बार फिर रिवाइज करूंगा, लेकिन पहला मकसद हमारा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है और उसके बाद MCQs करना है। तो बेटा, अब दूसरे मरहले में मैं आपको MCQs कराऊंगा। अपनी फैमिली का, अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी अम्मी अब्बू आपके पीर मुर्शिद हैं, उनसे हटके कोई भी आपका मेंटोर नहीं हो सकता, कोई टीचर नहीं हो सकता, कोई पीर नहीं हो सकता, कोई बुजुर्ग नहीं हो सकता। आपसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली सिर्फ आपकी अम्मी हैं और आपके अब्बू हैं।
बकिया सारे रिश्ते जो हैं वो इनसे कमतर हैं, याद रखिएगा। अल्लाह ताला ने भी जब हवाला दिया है तो 70 माओं का हवाला दिया है, यानी अल्लाह ताला के पास भी मोहब्बत का कोई पैमाना है तो वो माँ का है। बेटा अपनी माँ का दिल मत दुखाइएगा, अपने अब्बू की दुआएं लीजिएगा, क्योंकि आपके अब्बू की दुआएं आपको आगे तक लेके जाती हैं। बेटा मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैंने कोशिश की है, बड़े लो लेवल पर आके कोशिश की है बेटा, मैंने वो सब कुछ अपना छोड़ दिया है, सिर्फ आपको ये बुनियादी कॉन्सेप्ट सिखाने की खातिर सब कुछ छोड़ दिया है। मैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स पर क्लासेस लेना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिवाइज करवा दूं, लेकिन मैं पहले मैट्रिक को करवाऊंगा और उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को। इंशाल्लाह मैं कल या परसों अपना फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का भी एक एक चैप्टर का इस तरह का रिव्यू अपलोड करना शुरू कर दूंगा। इसका एक फायदा है, ई कैट वाले बच्चों आखिरी सुन लो, ई कैट के स्टूडेंट्स को सुन लेना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, सेकंड ईयर की फिजिक्स, फर्स्ट ईयर का मैथ, सेकंड ईयर का मैथ रोजाना भरपूर तरीके से इसी तरह से रिवाइज करने जा रहा हूं और उसे उसी स्टैंडर्ड से रिवाइज कर रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं करवाऊंगा। बेटा अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज को समझना है, यूट्यूब पर मैं उसके लेक्चर अपलोड कर दूंगा। लेक्चर बनाने में बड़ी मुशक्कत होती है, घंटों लग जाते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड करना है, फिर उसको एडिट करना है, फिर उसको अपलोड करना है, बड़ी मुसीबतें हैं। 1 घंटे के लेक्चर को के लिए हमें कम से कम 6 घंटे चाहिए, तो एक दिन में मैं एक ही लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आपके चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का दूसरा हिस्सा है, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछले सालों में आने वाले एमसीक्यूज का जायजा लेंगे, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से मुतालिक जो है एमसीक्यू आए थे वो पहले डिस्कस करते हैं। पहला है कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी की पावर 3 है एंड होल पावर जो है क्यूब रूट का मतलब 1/3 है, तो 1/3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी में मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। सेकेंड एमसीक्यू है इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। याद रखिएगा ये दो वेरिएबल्स इसमें कंबाइन हैं, पहले टर्म में एक्स स्क्वायर है, दूसरे में एक्स वाई स्क्वायर है, तो पहले टर्म में डिग्री जो है वो 2 है, दूसरी टर्म में एक्स की पावर 1 है और वाई स्क्वायर का मतलब y की पावर 2, तो टोटल करेंगे तो x और y की टोटल पावर 3 हो जाती है और थर्ड टर्म में y की पावर 1 है। तो मैक्सिमम पावर जो है वो वेरिएबल्स के लिहाज से ली जाती है, या मैक्सिमम पावर जो है 3 होगी, तो हमारा 3 ही करेक्ट आंसर है। नंबर 3 है इस पोलिनोमियल की डिग्री बतानी है, तो यहां भी देखिएगा मल्टी वेरिएबल पोलिनोमियल है ये। इसमें पहले टर्म में x की पावर 4 और y की पावर 1 है, यानी टोटल पावर 5 हो गई। सेकंड में y अकेला है, थर्ड में y स्क्वायर है और फिर y क्यूब है, तो मैक्सिमम पावर जो है वो x4 y1 यानी 4 + 1 5 होगी, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री 5 है। फोर्थ एमसीक्यू है, देखें साथ साथ साल भी मेंशन हो रहे हैं। इसकी डिग्री बतानी है, तो देखिएगा पहली टर्म में एक्स स्क्वायर वाई क्यूब टोटल जो है 5 हो गया, दूसरी में टोटल जो है एक्स क्यूब वाई 5 का टोटल पावर का जो है वो 3 + 5 8 है, और थर्ड में 2 + 7 है 9। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डिग्री के लिहाज से वो 9 होगा। अब अगला टॉपिक आता है वैल्यूज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखें आपको यहाँ x और y दे रखा है और बाकायदा एक एक्सप्रेशन दे रखी है और कहा है इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो आप जानते हैं x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो अगर आप x की जगह भी 1 रखते हैं, y की जगह भी 1 रखते हैं और इन दोनों की जगह भी 1 रखते हैं, तो ये 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 × 1 1 होगा, तो आपके पास आंसर इसका करेक्ट जो है वो 1 है। द स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। अब जाहिर है आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो आप जानते हैं ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में डबल पावर होने की वजह से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये लाभ पावर का हिस्सा है। a माइनस बी होल स्क्वायर की होल पावर 1/2 है, तो बेटा जी इस तरह से 2 और होल पावर 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो प्लस माइनस a माइनस बी। इस तरह से भी आप देखिए कि a माइनस बी का स्क्वायर है, अगर आप स्क्वायर किसी का भी लेते हैं दूसरी तरफ प्लस माइनस आ जाता है, रूट आ जाता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्लस माइनस a माइनस बी होगा, ऑप्शन ए।
ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बड़ा आसान है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल ट्रिक आपको बता दूं कि x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, पहली टर्म आ जाएगी -6 और -4 जो ऐड हो रहे हैं, तो ये -10 इसके साथ x लगा दीजिए और उसके बाद -6 और -4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 आ जाएगा। तो इस तरह x स्क्वायर -10x प्लस 24, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, लाल हो गया। 11 मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। x4 प्लस 64 कैन बी मेड अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग। अब गौर कीजिएगा, x4 और 64 की मिडिल टर्म हमें चाहिए और मिडिल टर्म जो है वो x स्क्वायर वाली होगी। इसका तरीका ये है कि 2 लिखिए, फर्स्ट टर्म का रूट ले लें, एक्स स्क्वायर का रूट ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और 64 का भी रूट ले लिया तो ये 8 हो गया। पहले 2 था, फिर एक्स स्क्वायर, फिर 8, तो आपके पास 16 एक्स स्क्वायर इसकी मिसिंग टर्म है। तो कौन लाल होगा? अब यहां पर देखिएगा, यहां भी आपको मिडिल टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म 1/x स्क्वायर है। तो मिडिल टर्म फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है कि ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड टर्म। तो पहली का स्क्वायर रूट हटाइए, वो x हो जाएगा, दूसरे का स्क्वायर रूट लीजिए, वो 1/x हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ रिजल्ट करेक्ट जो है वो डी है, ऑप्शन डी। It should be added to 16a square plus 8ab to make it a perfect square. डिसेंडिंग ऑर्डर से देखिए, a स्क्वायर के बाद a लिखा है, आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है। थर्ड टर्म फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि आप क्या करते हैं, सेकंड टर्म का स्क्वायर लेते हैं। 8ab का स्क्वायर लेंगे तो ये 64a स्क्वायर b स्क्वायर होगा और उसको आप 4 टाइम्स आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो 64a स्क्वायर b स्क्वायर को आपने 4 टाइम्स आप 16a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 16a स्क्वायर जो है वो आप जानते हैं 64a स्क्वायर होगा। तो इस तरह से ऊपर 64a स्क्वायर b स्क्वायर है और नीचे 64a स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, देखिए वो लाल हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन डी आया नहीं था एग्जाम में 2004 में। To make x square minus 8x a perfect square, dash should be added to it. अब बताइएगा कि ये कितनी टर्म है? 2 टर्म है। तो मिसिंग टर्म इसकी कौन सी है? थर्ड टर्म मिसिंग है। थर्ड टर्म फाइंड करने का तरीका, आप -8x का स्क्वायर ले लीजिए, ये 64x स्क्वायर होगा, उसे 4 टाइम्स आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए, 4x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 64x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। आप जानते हैं कि आंसर क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। 15 आपने एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 को x माइनस 1 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। देखिए यहाँ रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होगा। आप जानते हैं डिवाइड करने वाला x माइनस 1 है, अगर मैं मान लूं वो फैक्टर है इस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का, तो x माइनस 1 से आप x इज इक्वल टू 1 x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे जहां जहां x है। तो देखिए x की जगह 1 रखने पर 1 का क्यूब भी 1 हो जाएगा, 4x स्क्वायर, x स्क्वायर 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 3, तो 1 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 3, तो रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा है 0। ऑप्शन ए करेक्ट है। 18 में a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है और कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करें। तो आपको बावला फार्मूला याद है? बच्चों मिस करते हो क्लास को? इस तरह पढ़ाना बड़ा बोरिंग है भाई। मैं अकेला बैठा हूँ कमरे में, पंखा चल रहा है, थोड़ी गर्मी लग रही है, ऊपर से अफ्तार का वक्त भी है और मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कोई स्माइल नहीं है, बस एक डिप्रेशन सा है। बोर्ड पर पढ़ाने का मजा ही और होता है, क्लास को सामने देख कर पढ़ाना। तो यहाँ पर आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 आ जाएगा। तो 6 लाल हो गया। मेरा ख्याल है कि ये लास्ट एमसीक्यू है। 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1 है, गलती से रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला रहेगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 माइनस 1 आएगा, 1 रेड हो गया। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, वही टॉपिक चल रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब दोनों के स्क्वायर का माइनस कर लीजिएगा, रूट x का स्क्वायर जो x होता है, रूट y का स्क्वायर y होता है, अब माइनस करेंगे तो ये x माइनस y आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट जो है, करेक्ट आंसर जो है डी ऑप्शन है। होल स्क्वायर फार्मूला, आपको यहाँ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, रूट 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर आप राइट साइड पर लगाओगे, 4 प्लस 5 9 हो गया, और प्लस 2ab 8, रूट 5 9 प्लस
आंसर क्या आना चाहिए, 2 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ, प्लस 2ab, तो 2 2 ज़ा 4 रूट 5, तो आपके पास आंसर आना चाहिए 9 प्लस 4 रूट 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो कहता है बताइए 4xy क्या है। आपको पता है 4xy का फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। तो यहाँ दोनों का स्क्वायर करके इन्हें माइनस कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सी एमसीक्यू नंबर 24 देखें, ए प्लस बी आपको दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है और कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड कीजिए। सिंपल फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल ट्रिक है कि आप ए प्लस बी का भी स्क्वायर कर लीजिए, ए माइनस बी का भी स्क्वायर कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। अब ए प्लस बी 2 है, उसका स्क्वायर 4 हो गया, ए माइनस बी 2 है, उसका स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस 4 8 हुआ, और ये इक्वल है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर का 2 इधर आके 8 को डिवाइड करेगा, तो आपका आंसर जो आएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4 आएगा। देखिए करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये इस चैप्टर के टोटल एमसीक्यूज थे। मुझे यकीन है कि आप बड़ी आसानी के साथ चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपको स्टडी प्लानर चाहिए कि इन छुट्टियों के लिए, रमजान के लिहाज से प्लानर चाहिए या उसके बाद पढ़ने का प्लानर चाहिए, तो मैंने स्कूल के बच्चों को तो प्लानर का मैसेज कर दिया है। कोचिंग के बच्चे अगर प्लानर लेना चाहते हैं तो वो सुबह के किसी वक्त 9 से लेकर 12 बजे के दरमियान किसी को भेज दें अपने आईडी कार्ड के साथ, या बेटा मैं उसे अपलोड ही कर देता हूँ, छोड़िए मत आइएगा, मैं उस प्लानर को अपलोड कर लूंगा, लेकिन उसे समझाना भी पड़ता है, मैं समझा के उसे अपलोड कर देता हूँ। कल तक का इंतजार कीजिए, वरना आप खुद एक प्लानर बना लीजिए, आपको पता है कितना टाइम बाकी है। तो बेटा अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपने घर वालों का, अम्मी अब्बू का ख्याल रखिएगा, अपना ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई का ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने पढ़ने के टाइम टेबल का ख्याल रखिएगा, अपने अंदर वो जज्बा कायम रहने दीजिएगा, मुर्दा मत हो जाइएगा, उसी तरह से पढ़ते रहिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।